वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज एचपीएल और पाक इलेक्ट्रॉन, जिसे पेल भी कहते हैं, ये दो शेयर्स डिस्कस करेंगे। एचपीएल से अगर बात स्टार्ट करें तो एचपीएल का हाफ ईयर रिज़ल्ट आया और इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है कि लोग सोच रहे हैं कि ये 2017 से पहले वाली सिचुएशन में वापस रिस्टोर होने जा रहा है। वही 50-60% डिविडेंड देगा, वही सारा कुछ होगा, अर्निंग सबसे हाईएस्ट होंगी, सबसे बड़ा बैंक कहलाएगा। तो इसमें भी बात करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कहते हैं कि जितना मर्ज़ी अच्छा रिज़ल्ट आ जाए तो ये उस सिचुएशन में रिस्टोर नहीं हो सकता। वो ऐसे क्यों कहते हैं, ये उनकी रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है, रीज़न्स भी लिखे हैं, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा एक बर्ड्स आई व्यू भी लेंगे इस के हाफ ईयर रिज़ल्ट का, और एंड पे रिज़ल्ट्स डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ये क्यों अच्छा रिज़ल्ट आया, इसकी ऑब्वियस रीज़न तो वही है कि 2017 में इनको जो यूएसए में रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बड़ी हैवी पेनल्टी पड़ी थी, वो कंप्लीट हो गई है, वो इन्होंने पे कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अब वो हिट नहीं कर रही, कोई सारी पे हो गई है। तो इस वजह से तो बैक टू नॉर्मल है कि नहीं है, अपेरेंटली है, क्योंकि जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनमें दिख रहा है। लेकिन क्योंकि एक चीज़ तो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह सारे बैंक्स को डिविडेंड देने से मना किया, तो इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट के बावजूद डिविडेंड नहीं आया। इस वजह से एक रैली हमने देखी 2-3 दिन की, उसके बाद थोड़ी स्टॉप हो गई, क्योंकि डिविडेंड ना मिले तो मायूसी होती है इन्वेस्टर्स को। और ये मोस्टली जो मायूस होते हैं ये मायोपिक अप्रोच वाले लोग होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म जिनकी थिंकिंग होती है। अब अगर रिज़ल्ट की ऐसे मोटी मोटी बात कर लें, आपको थोड़ा सा बता दूं, हाफ़ ईयर और क्वार्टर तो कितना ज़बरदस्त फ़र्क है। तो ऐसे है कि पिछले एक माह में तकरीबन 29.5% या 30% कह लें, इसकी अर्निंग्स में रिकवरी हुई है पिछले एक महीने में। और वो क्योंकि यूएसए की पेनल्टी को इन्होंने पूरा किया हुआ, एक महीना गुजर गया। तो अब अगर हाफ़ ईयर और क्वार्टर वाइज रिज़ल्ट, कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट बता रहा हूँ, कंसोलिडेटेड वो होते हैं, एसोसिएटेड कंपनीज़ के भी इसमें शामिल हैं। सिर्फ रेवेन्यू की अगर बात करें ना, तो पिछले साल 2019 के 6 माह में और अब के 6 माह में कितना फ़र्क है रेवेन्यू में, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। 111 अरब रुपए यानी 111 बिलियन रुपए पिछले साल हाफ ईयर के थे, 143 बिलियन रुपए इस साल का है। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये 47 अरब था, अभी 63 अरब है। जंप आप ख़ुद देख लें 6 माह का। और इसमें यही 3 चीज़ें बतानी थी, बाकी डिटेल रिज़ल्ट इसके बाद आप देखेंगे। तो जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस और इनकम है वो पिछले साल के 6 माह में 1632 अरब रुपए का लॉस था, अभी कम हो के 742 का हो गया। 1632 से 742 अरब नहीं, सॉरी, 1632 मिलियन का था, अभी 742 का हो गया। तो इसलिए एंड पे हमें जो अर्निंग पर शेयर मिली है वो 2019 के 6 माह की थी, EPS 2.53, अभी जंप हो के तकरीबन 4 गुना से भी ऊपर चली गई है, 10.32, 2.53, 10.32। क्वार्टर वाइज अगर देखें तो इन 3 माह में पिछले साल यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में 59 अरब का रेवेन्यू था, अभी 70 अरब का। और ग्रॉस प्रॉफिट 24 अरब था, अभी 35 अरब है। और जो फॉरेन एक्सचेंज वाला लॉस या इनकम मैं बता रहा था वो 2098 की फ़िगर थी लॉस की, अभी प्रॉफिट हुआ 451 का कुछ। तो एंड पे जो अर्निंग पर शेयर है क्वार्टर वाइज, ये पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.44 यानी 1 से भी कम थी, आधे से भी कम थी, 0.44 EPS थी, अभी 7.53 है। तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें। इसके बाद अब आते हैं इस बात की तरफ कि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस जैसे AKD वगैरह, इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में क्यों लिखा कि ये अनलाइकली चीज़ है कि वापस 2017 की सिचुएशन की तरफ जाएगा, उतने डिविडेंड्स देगा। क्योंकि डिविडेंड ना दे तो फिर आपको पता है इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को मायूसी होती है, वो फिर स्विच करने का सोचते हैं। तो इसकी इन्होंने रीज़न बताई है कि मैनेजमेंट ने CAR पे फोकस करना है। तो CAR क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होती है, यानी कंपनी की मैनेजमेंट ये सोचती है कि डिविडेंड्स कम दें भाई, रिटेन्ड अर्निंग्स रखें अपने पास, क्योंकि हो सकता है कंपनी को आगे ऐसे रिस्क आ रहे हैं, ये रिस्क एडवाइजरी की तरफ से सजेशंस आते हैं कि ऐसे आगे मोड़ आ सकते हैं कंपनी में कि मार्केट में कि हमें पैसों की अशद ज़रूरत पड़ सकती है। इस वजह से डिविडेंड आधे कर दें, कम कर दें, बंद कर दें, जो मर्ज़ी कर दें। और इन्होंने 17% ये निकाल लिया, 24 से अलबत्ता कम हो गया 17%। और ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है CAR, ये 2 टायर्स होती है।
फर्स्ट टायर ये होता है कि मतलब इसके दो हिस्से समझ लें, दो स्टेप समझ लें। फर्स्ट टायर में ये होता है कि उसमें इतने कैपिटल रखा जाता है, कम कैपिटल रखा जाता है कि चलो लॉस हो भी गया, कोई ऐसा रिस्क आ भी गया तो कंपनी की जो बैंक्स की ये है डेली ट्रेडिंग है, डेली ऑपरेशंस है, ये मुतासर नहीं होंगे, हम यहाँ से पे कर देंगे। सेकंड स्वेयर होती है, वो उसमें इतना कैपिटल रखा जाता है कि खुदा न खास्ता लिक्विडेशन की स्टेज पे भी चली जाए, इसे वाइंड अप करना पड़ जाए बैंक को, तो फिर हमारे पास इतने पैसे हों कि हम लॉस में ना जाएं, यानी सारे क्रेडिटर्स को भी पैसे पे कर दें, शेयर होल्डर्स को भी कर दें, इतना हमारे पास रखा जाए। तो वो 17% मैनेजमेंट ने कैलकुलेट किया है, ये AKD की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक है। इसलिए ये सोचते हैं इट इज़ अनलाइकली कि ये उतना अपने पास डिविडेंड दे सकें अपने पास से रिटेन अर्निंग्स में से, जितना 2017 से पहले देते थे। और इसके अलावा इन्हीं की रिपोर्ट ने दो चीज़ों को नोटवर्दी का है। एक ये कहा है कि US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से जो इनके मुताबिक ये HPL ने डिस्क्लोज़ की हैं दो चीज़ें, इंक्वायरी चल रही है उसको डिस्क्लोज़ किया है, और UAE के रेगुलेटर्स की तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन एक बैंक के अगेंस्ट जो चल रही है वो भी डिस्क्लोज़ किया। तो इसी वजह से ये कह रहे हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो रखी जाएगी। ये पास की चीज़ें हैं। अब इसके रिज़ल्ट्स देखें जी। ये हाफ ईयर रिज़ल्ट्स खोले हुए हैं मैंने HPL के आपके सामने। ये नील डिविडेंड दिए स्टेट बैंक की कहने पे, ये लेटर का हवाला भी दिया हुआ है कि नहीं देना अभी। और ये कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स हैं जो मैंने मोटे मोटे आपको बताया भी थे, तो डिटेल देख लेते हैं। इसके बाद अनकंसोलिडेटेड भी देखेंगे जिसमें सिर्फ कंपनी के स्टैंड लोन ऑपरेशंस के रिज़ल्ट्स आ रहे होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। ये मार्कअप इनकम है, ये 6 मंथ्स की आ रहे हैं, साथ कंपैरेटिव फिगर है लास्ट ईयर की। 143 बिलियन का है, इस साल 111 का था, बड़ा अच्छा जंप है। जो एक्सपेंस्ड आउट हुए इसके अगेंस्ट वो 63 का लास्ट ईयर था, अभी 80 का। तो इस वजह से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, इस साल 63 बिलियन है, पहले 47 था। और ये नॉन मार्कअप या अदर इनकम वगैरह हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिए थे मोटे मोटे। तो इसके अलावा जो इनके बाकी एक्सपेंसेस हैं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये बढ़ गए हैं। तो ये बढ़ने ही थे क्योंकि इनके यहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ रहा है जो मार्कअप है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 44 से 47 हो गए हैं, और इस तरह ये वर्कर्स वेलफेयर फंड भी बढ़ गए हैं, अदर चार्जेस भी बढ़ गए हैं। तो ये एंड पे फिर प्रॉफिट जो टैक्सेशन है ये भी डबल हो गई है रेवेन्यू की वजह से। जो फिर ये हमने देखा क्योंकि ये कंसोलिडेटेड है, तो ये इन्होंने फिर प्रॉफिट उनको भी तो देना है जो इक्विटी होल्डर्स हैं बैंक के, तो ये उनको दिया। और जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है जिनके पास 19% से कम शेयर्स हैं बैंक के, ये उनको भी दिया। तो एंड पे 2.53 से EPS बढ़ के 10 हो गई। मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जस्ट बुलेट्स में बताता जाऊँ, ज़्यादा आपका टाइम ना लूँ। तो इसके बाद जो सिर्फ क्वार्टर के रिज़ल्ट्स हैं ये इस साल के हैं, ये सेम क्वार्टर लास्ट ईयर के हैं। 59 बिलियन से बढ़ के 70 हो गया, और कॉस्ट सेम है, तो इस वजह से ग्रॉस प्रॉफिट 24 से बढ़ के 35 हो गया। ये फिर बाकी एक्सपेंसेस हैं, और ये फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये कम हो गए हैं, 23 से कम हो के 22 हो गया। और इसके अलावा जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैं ये भी कम, ये बढ़ गए हैं, सॉरी ये 8 गुना बढ़ गए हैं बैड डेट्स इनके। फिर टैक्सेशन की फ़िगर्स हैं, ये 10 गुना बढ़ गई है तकरीबन। तो इसके अलावा फिर एंड पे जो अर्निंग पर शेयर है 0.44 थी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, अभी 7.53 है। अब आते हैं कंपनी के अनकंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे जो कंपनी के स्टैंड लोन ऑपरेशन से आए हैं। तो इसकी अगर EPS पहले देख लें 6 माह की, तो लास्ट ईयर 3.05 थी, अभी 10 है, बड़ी ज़बरदस्त है। मार्कअप इनकम अगर देखें लास्ट ईयर 6 माह की 105 बिलियन थी, अभी 136 बिलियन है। और इसके अलावा फिर एक्सपेंसेस हैं, तो एंड पे फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट है जो इसे नेट मार्कअप कहते हैं, ये 44 से बढ़ के 59 हो गया। तो फिर बाकी इनकम्स हैं ये, और ये गेन ऑन सिक्योरिटीज़ है, इस साल पिछले साल लॉस था। और इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये बढ़े हुए हैं। अदर चार्जेस हैं, ये 4 गुना बढ़े हुए हैं।
फिर टैक्सेशन है और एंड पे हमें फिर ये प्रॉफिट पैट मिला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 4.4 बिलियन का लास्ट टाइम था, अभी 14 बिलियन का ह्यूज जंप। तो क्वार्टर वाइज अगर देखें तो 56 से बढ़ के 68 हो गया, मार्कअप इनकम बड़ा अच्छा है। तो जो नेट मार्कअप है जिसे आम ज़बान में ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंसर्न होती तो ये 22 से बढ़ के 33 हो गया। और ये फिर बाकी एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं, और इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हो गया, 21 से 19 हो गया। इस बार इन्होंने एक्सपेंसेस बड़े कंट्रोल रखे हैं भाई अपने। और इसके अलावा फिर जो राइट ऑफ्स हैं इधर भी 10 गुना बढ़े हुए हैं, जो बैड डेट्स हो रहे हैं इनके ख़तरा है। तो एंड पे जो अर्निंग पर शेयर है ये 1.1 से बढ़ के 7.45 हो गया। तो वेरी रोज़ी पिक्चर, बेहतरीन रिज़ल्ट्स, बेस्ट ऑफ लक। अब बात करते हैं पाक इलेक्ट्रॉन की तरफ। आप लोगों को याद होगा आज से तकरीबन 2 माह पहले मैंने पाक इलेक्ट्रॉन पे एक अलग से वीडियो बनाई, एक डिटेल वीडियो बनाई, कंपनी के ऑपरेशंस बताए, इनके सेगमेंट्स बताए, इनके रेवेन्यूज़ बताए, हर चीज़ बताई, टारगेट बताया। उस वक्त ये 15-16 रुपये के आसपास था मई के महीने में। तो मैंने तब इसका लॉन्ग टर्म टारगेट 30 भी दिया था, और क्योंकि लॉन्ग टर्म जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड आप बताते हैं, और ये इन्वेस्टर्स के लिए होता है, ट्रेडर्स के लिए नहीं होता। तो आज भी जो बताऊंगा ये इन्वेस्टर के लिए होगा, ट्रेडर्स के लिए तो उनके अपने चल रहे होते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो इसका जो पहले टारगेट आपको बता दूं, जो HBL का, सॉरी मैं बताना भूल गया, HBL का लॉन्ग टर्म टारगेट 170 है मेरी नज़र में। और इस स्टेटस को मेंटेन्स, ये मैं इसलिए कहता हूँ ऐसा ना हो कंपनी में कोई फंडामेंटली चेंजेस अकर हो जाएं, कोई मार्केट में ऐसी बिग थिंग आ जाए, तो इस वजह से ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है। जबकि पाक इलेक्ट्रॉन का लॉन्ग टर्म 40 है, और फिर सेकंड जो होगा वो इंशाल्लाह 50 होगा। तो ऐसा क्यों है? हालांकि इतनी ज़्यादा चेंजेस हमें नज़र नहीं आती, प्रॉफिटेबिलिटी तो कम हुई है बल्कि इसकी ओवर द ईयर्स। इसकी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, रेवेन्यूज़ बढ़ रहे होते हैं कंपनीज़ के, और कॉस्ट पे फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इवेंचुअली कंट्रोल कर लेते हैं। जिस तरह HBL के रेवेन्यूज़ तो बढ़ रहे थे, लेकिन USA से पेनल्टी पड़ रही थी, इस वजह से शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। और इसकी पास में ये, जैसे आपको पता है, 120 रुपये से ऊपर भी रहा है पाक इलेक्ट्रॉन, और इसको बड़ी मार पड़ी है जो इसके इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, क्योंकि ये बड़ी महंगी इन्होंने रखी हैं और इतनी रिलायबल नहीं है जैसे हम देखते हैं ग्री और बाकी चीज़ें देखते हैं। और इसके अलावा ये प्रीमियम चीज़ें बनाते हैं जिनकी इतनी ज़्यादा मार्केट नहीं है। तो इनके रेफ्रिजरेटर्स बड़े महंगे होते हैं, आपने देखे होंगे। इन्होंने LEDs बनाई, वो इतनी ज़्यादा नहीं चली, लेकिन फिर इन्होंने एक काम अच्छा किया कि ट्रांसफार्मर्स बनाना स्टार्ट किए और अपना ज़्यादा उधर मूव किए ऑपरेशंस, और वो बेहतरीन चल रहे हैं। जो स्मॉल साइज़ आपने देखे होंगे ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, उन पर गौर करें तो पेल लिखा होता है। तो ये सैगल ग्रुप की कंपनी है, एक ज़माने में बहुत बड़ा ग्रुप था पाकिस्तान का, आज भी वो वाली बात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये कंपनी, इसकी जो मार्केट कैप है 16 बिलियन की है, इसका लोएस्ट 13 रहा है, एक साल का हाईएस्ट 32 रहा है, और इसके अलावा 50% फ्री फ्लोट है। 2017 में इसकी EPS 2.71 रुपीज़ थी, 18 में कम हो गए 0.98 हो गई, 19 में मज़ीद कम हो गए 0.27 हो गई। अभी तक फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट आया है वो है माइनस, उसमें LPS है, लॉस पर शेयर है, EPS नहीं है, वो है -1.09। इसके अगेंस्ट सेम क्वार्टर लास्ट ईयर प्रॉफिट था 0.34 का। और इस पर अगर ये बात करें कि ऐसे क्यों हो रहा है कि पाक इलेक्ट्रॉन में एकदम तेज़ी क्यों आ रही है और दूसरी इस तरह की चीज़ें क्यों आ रही हैं, क्योंकि ऐसे होता है कि कोई ब्रोकरेज हाउस, मैंने पहले भी कहा, इसकी कॉल देता है तो ये फिर बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग होने लग जाती है। और इसके अलावा बहरहाल कंपनी अभी प्रॉफिट में है, ईयरली रिज़ल्ट्स अगर आप देखें कम प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट है। और इसके अलावा इसकी फाइनेंस कॉस्ट की वजह से भी अच्छा असर पड़ेगा, कम होगी फाइनेंस कॉस्ट आने वाले क्वार्टर्स में। और बहरहाल जैसे बैलेंस पोर्टफोलियो का मैंने बताया था कि उसमें आप एक पोर्शन रखते हैं ग्रोथ शेयर्स का, ये उनमें फॉल करता है, जो रिस्की होते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, और इनके साथ आप प्रॉपर स्टॉप लॉस भी लगाते हैं इवन फॉर द लॉन्गर टर्म। क्योंकि अगर मैं स्टॉप लॉस ना लगाता तो आज टेंशन में होता। हालांकि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैं कम से कम 1 साल से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसे था कि मैंने तो फिर 80s में ख़रीदा हुआ था, और मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ था वो तो 75 का फिर लगाया हुआ था, मैंने तब सेल किया था। ना करता तो फिर ये 13 रुपये पे आया था उसके बाद, अभी कुछ महीने पहले।
तो इस तरह होता है। ये ग्रोथ जो स्टॉक्स होते हैं जो डिविडेंड पेइंग वाले में नहीं आते इतना, आल्दो देते हैं लेकिन कभी कभी देते हैं और बहुत कम देते हैं अगर दें तो इनमें फिर स्टॉप लॉस लाजमी लगाया जाता है। तो इस वजह से ये फिर ऐसे ना हो आप अपना पूरे कैपिटल का 50% उठा के पाक इलेक्ट्रॉन या ट्रीट या इस तरह के शेयर्स आप उठा लें, जो कि अच्छे शेयर्स हैं इन द लॉन्ग रन, लेकिन सफ़र कर रहे हैं अभी ड्यू टू डिफरेंट रीज़न्स, और फिर आप बैठे हो सर पकड़ के। इसलिए एक छोटा सा पोर्शन जो आपने, जिस तरह मैंने बैलेंस पोर्टफोलियो में बताया था कि एक डिविडेंड पेइंग पोर्शन रखें, जिस तरह ईफर्ट है, एंग्रो है, एफएफसी है, इस तरह के शेयर्स के लिए, या डॉ है। अच्छा, उसके अलावा फिर आपने रखना है एक ग्रोथ स्टॉक्स का शेयर, उसके अलावा फिर आपने रखना है थोड़ा सा पेनी स्टॉक्स जो होते हैं, कचरा स्टॉक, उनका शेयर, और एंड पे आपने एक पोर्शन हर हाल में कैश का रखना है। तो ये फिर एक पोर्शन है, आप देख लें थोड़े से शेयर्स इसके आप उठा सकते हैं। टारगेट मैंने बता दिया, HBL का भी और पाक इलेक्ट्रॉन का भी। थैंक यू वेरी मच।